सच्चाई की राह। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा बढ़ई रहता था जिसका नाम गजपति काका था। गजपति काका बहुत दयालु और मेहनती थे, लेकिन उनके पास कोई परिवार नहीं था। वो दिन रात लकड़ी के सामान बनाते रहते थे, लेकिन उनके मन में एक ही सपना था, उनका भी एक बेटा हो जिसके साथ वो अपना अकेलापन बांट सके। एक दिन गजपति काका ने लकड़ी से एक खूबसूरत कठपुतली बनाई। उस कठपुतली का नाम उन्होंने पारुख रखा। पारुख को देखकर गजपति काका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कितना अच्छा होता अगर तुम असली लड़के होते, मैं तुम्हें अपना बेटा बना लेता। रात को जब गजपति काका सो गए तो उनके सपने में एक परी आई। परी ने गजपति काका की दयालुता को देखकर सोचा कि क्यों न इस कठपुतली को जीवन दिया जाए। गजपति काका के दिल की ये इच्छा पूरी होनी चाहिए। मैं इस कठपुतली को जीवन देती हूँ। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पारुख में जान आ गई। मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। सुबह गजपति काका जब उठे तो पारुख को हिलता डुलता देखकर हैरान रह गए। अरे ये क्या पारुख, तुम जिंदा हो गए? हाँ पिताजी, अब मैं चल सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। गजपति काका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पारुख को सिखाने और बड़ा करने का जिम्मा उठाया। गजपति काका ने उसे स्कूल भेजने की तैयारी की। पारुख पहली बार स्कूल जा रहा था। गजपति काका ने उसे 1 रुपया दिया ताकि वो किताबें खरीद सके। लेकिन रास्ते में पारुख की नजर एक नाटक मंडली पर पड़ी। वहाँ तमाशे हो रहे थे। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। पारुख का मन बहक गया। अरे वाह, यहाँ तो मजा आ रहा है। क्यों ना मैं भी थोड़ी देर रुक जाऊं? वो नाटक मंडली के पास चला गया। जब नाटक के संचालक को पता चला कि पारुख एक जादुई कठपुतली है, तो उसने पारुख को अपने नाटक में शामिल कर लिया। अरे तुम तो मेरी नाटक मंडली के सितारे बन सकते हो। चलो अब से तुम हमारे साथ रहो, आओ। पारुख को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने किताबों के लिए दिया हुआ रुपया भी तमाशे में खर्च कर दिया। उधर गजपति काका घर पर पारुख का इंतजार कर रहे थे। वो देर रात तक नहीं लौटा, जिससे गजपति काका चिंतित हो गए। पारुख कहाँ चला गया? स्कूल से अभी तक वापस क्यों नहीं आया? नाटक मंडली में कुछ दिनों तक पारुख ने प्रदर्शन किया, लेकिन जल्द ही वो थक गया और घर वापस जाने की इच्छा हुई। लेकिन नाटक संचालक ने उसे बंदी बना दिया। मुझे जाने दो, मुझे अपने पिता के पास लौटना है। नहीं, तुम मेरी कमाई का जरिया हो, तुम यहीं रहोगे। पारुख बहुत परेशान हो गया। उसी समय उसकी मदद करने के लिए फिर से परी प्रकट हुई। उसने पारुख को बचाया और उसे घर वापस जाने के लिए कहा। पारुख, तुमने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। तुम्हें अपने पिता का ख्याल रखना चाहिए था। अब तुम घर लौटो, लेकिन याद रखना, हर झूठ तुम्हें और मुसीबत में डालेगा। पारुख घर की ओर चला, लेकिन रास्ते में उसे 2 ठग मिले, लोमड़ी और बिल्ली। उन्होंने पारुख को झांसा दिया कि अगर वो अपने पैसे उन्हें देगा तो वे उसे और अधिक पैसे देंगे। अगर तुम ये पैसा हमें दो तो हम इसे जादुई तरीके से कई गुना कर देंगे। पारुख ने अपनी परी की चेतावनी भूलकर उनकी बात मान ली और उन्हें अपना पैसा दे दिया। लेकिन ठग उसे धोखा देकर भाग गए। जब पारुख को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो जोर से रोने लगा। उसी समय परी फिर से प्रकट हुई और उसने पारुख से पूछा कि उसने अपना पैसा कहाँ खर्च किया। डर के मारे पारुख ने झूठ बोल दिया। मैंने इसे स्कूल की किताबों पर खर्च किया। जैसे ही पारुख ने झूठ बोला, उसकी नाक बढ़ने लगी। वो चौंक गया। पारुख, झूठ बोलने से तुम्हारी नाक बढ़ती जाएगी। सच बोलो और अपने पिता के पास लौट जाओ। मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला। मैं स्कूल नहीं गया और पैसे तमाशे में खर्च कर दिए। परी ने उसकी नाक ठीक कर दी और उसे सच बोलने का महत्व समझाया।
एक दिन गजपति काका समुद्र किनारे गए, लेकिन वहाँ उन्हें एक बड़ी मछली ने निगल लिया। जब पारुक को ये बात पता चली तो वो अपने पिता को बचाने निकल पड़ा। वो मछली के पेट में घुस गया और अपने पिता को ढूंढ निकाला। पारुक, तुम यहाँ कैसे आए? पिताजी, मैं आपको बचाने आया हूँ। दोनों ने मिलकर मछली के पेट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और सुरक्षित घर लौट आए। पारुक की बहादुरी और अपने पिता के प्रति प्यार ने उसे एक सच्चा बेटा बना दिया। जब परी ने देखा कि पारुक ने सच्चे दिल से अपने पिता की मदद की और झूठ बोलना छोड़ दिया, तो उसने उसे एक असली लड़के में बदल दिया। अब तुम एक सच्चे और अच्छे लड़के बन गए हो पारुक। अब से तुम असली इंसान हो। गजपति काका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पारुक को गले से लगा लिया और पारुक ने अपने पिता से वादा किया कि वो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। गरीब की जादुई आलू की टिक्की। चंदू चाट वाला अपने आलू की टिक्की के लिए बेहद मशहूर था। गांव में एक ही चाट का ठेला लगता था, वो चंदू का था। लेकिन चंदू के ग्राहक सीमित थे, इसलिए उसकी आय भी कभी बढ़ नहीं पाई। ग्राहक तो ठेले पे आलू की टिक्की खाने हर रोज आते हैं, पर रोज मुझे इतना घाटा क्यों सहना पड़ रहा है? आज दिन भर आलू की टिक्की बेचने के बाद केवल 50 रुपए मुनाफा दिख रहा है। उस वक्त देश में चल रही वैश्विक महंगाई ने देश का हाल बेहाल कर दिया था। खाने का सामान इतने महंगे होते जा रहे थे कि उसका सीधा असर छोटे गांव के छोटे व्यापारियों पे पड़ रहा था। बताइए चाचा जी, दिन भर से धूप में खड़े होकर ग्राहकों को ये आलू की टिक्की लगातार बेच रहा हूँ, पर कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है। ऐसे में आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा? सही बात है चंदू बाबू, दुनिया में पता नहीं कौन सी आफत आ गई है जो महंगाई इतनी बढ़ने लगी है। मेरे बेटे की स्कूल फीस जो 100 रुपए थी, आज महंगाई की वजह से 200 हो गई है। भगवान जाने चाचा कैसे कटेगी जिंदगी। ऐसी जिंदगी से बेहतर है जिंदा ही ना रहूं। एक इंसान जब संपन्न और इज्जतदार समाज में आ जाता है तो पीछे हटने का रास्ता सिर्फ मौत हो जाता है। चंदू अपने प्रसिद्ध आलू की टिक्की से नाम और इज्जत बहुत कमा लिया था, पर ये महंगाई उसे आर्थिक रूप से खत्म कर दी थी। वो आलू के टिक्की का ठेला बेचने जा रहा था। क्या करूंगा इस धंधे का? दाम बढ़ाऊंगा तो बनी बनाई इज्जत मिलना बंद हो जाएगी। मुझे अपने ग्राहकों से मोह है, उनके साथ बेईमानी करने की मेरी हिम्मत नहीं है। बेहतर है कि मैं ये आलू की टिक्की का धंधा बदलकर दिहाड़ी मजदूरी कर लूं। इस काम में कम से कम कोई निवेश नहीं रहेगा। चंदू पूरी तरह से अपनी इज्जत को खोते हुए देखकर इतना उत्तेजित हो गया कि एक रस्सी लेकर आत्महत्या की कोशिश करने लगा। तभी उसको एक शक्ति ने आवाज देकर रोक लिया। ठहर जाओ चंदू, अपनी जिंदगी मत खत्म करो। जीकर ही क्या करूं? आज मुझे मेरा धंधा बेचना पड़ रहा है, जिसके बूते इतनी इज्जत कमाई है। मैं अपनी मेहनत से इस धंधे को बरकत दिया। तुम्हारा कहना जायज है। दुनिया की महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि हर किसी के दिमाग में तुम्हारे तरह ख्याल घूम रहे हैं। खुद भगवान जी ने मुझे तुम्हें रोकने के लिए यहाँ भेजा है। मैं क्या करूं? मैं क्यों रुकूं? मुझे नहीं जीना है इस दुनिया में जहां मेहनत की कीमत इतनी सस्ती होती है। मेरी आखिरी गुजारिश पर ठहर जाओ। कल से तुम्हारे आलू टिक्की तुम्हें भरपूर पैसे देंगे। वो तो अभी भी दे रहे हैं, पर उतने का तो उन्हें बनाने में निवेश लग जाता है। मुनाफा कैसे होगा? ये डिब्बा रखो अपने पास। कल अपने ठेले से वापस आने के बाद खोल कर देखना। मैं भी तभी अब तुमसे आगे बात करूंगा। इतना कहते ही वो शक्ति गायब हो गया। चंदू भी अपने मरने का इरादा बदलकर शक्ति की बातों पर विचार विमर्श करने लग गया। ठीक है, ये डिब्बा आज यहीं रखता हूँ। कल इसे धंधे के बाद खोलकर देखूंगा। मैं भी देखता हूँ ऐसे क्या जादू हो जा रहा है उस आलू की टिक्की से इस डिब्बे में। और फिर चंदू उस डिब्बे को अपने घर की तिजोरी में संभाल कर रख दिया। सब कहते हैं तिजोरी में धन की देवी का वास होता है। आज चंदू को महसूस हो रहा था कि धन की देवी सच में होती है। दिन भर का धंधा खत्म करने के बाद जब चंदू ने तिजोरी में रखा वो डिब्बा देखा
तो वो खुले पैसे और नोटों से भरा था। ये चमत्कार कैसे हो रहे हैं? ये पैसे तो इतने हैं जितने की मैं खरीदारी करता हूँ आलू टिक्की बेचने के लिए। तभी वो शक्ति वापस प्रकट हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने चंदू, ये वही पैसे हैं जो तुम समझ रहे हो। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हारी आलू टिक्की ग्राहकों से होते हुए उस डिब्बे तक पहुंच रही है। अगर तुम एक आलू टिक्की किसी ग्राहक को बेचोगे तो ग्राहक के खाते ही उस आलू टिक्की को बनाने में जितना खर्च आएगा उतना पैसा उस डिब्बे में अपने आप आ जाएगा। अच्छा, इसीलिए ये पैसे खुले पड़े हैं, क्योंकि कुछ आलू की टिक्की थोड़ी छोटी तो कुछ बड़ी बन गई थी। हाँ, तुमने सही कहा। अब तुम्हारी जिंदगी का दर्द समाप्त होता है। अब तुम दोबारा मरने की कोशिश तो नहीं करोगे? नहीं, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं बेहद ही मजबूर होकर ये कदम उठाने जा रहा था। मुझे पता था कि मैं गलत करने जा रहा हूँ, पर मेरे पास इसके सिवाय और कोई भी रास्ता नहीं था। देखो चंदू, परेशानियां हर किसी के जिंदगी में रहती है, लेकिन जो भी उन परेशानियों का डटकर मुकाबला करता है वही असली वीर होता है। तुम्हारी आलू की टिक्की में ये जादू भी सिर्फ तब तक ही रहेगा जब तक तुम किसी अच्छे मुनाफे वाले जगह तक ना पहुंच जाओ। तुम्हारे पास जब मुनाफा पर्याप्त होने लग जाएगा तो इस आलू की टिक्की का जादू अपने आप ही खत्म हो जाएगा और तुम्हें उसके पैसे मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए मन लगाकर मेहनत जारी रखना। तुम्हें जिंदगी भर इस डिब्बे पर निर्भर नहीं रहना है। मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझ गया हूँ। अब मुझे जो मिल रहा है उसी को दोगुना करने का प्रयास करूंगा। अगले ही दिन से चंदू अब ज्यादा से ज्यादा आलू की टिक्की बनाकर ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जुटाने की कोशिश करने लगा। अब चंदू के ग्राहक सीमित से असीमित होने लग गए थे। इस तरह से हर रोज चंदू को उसके आलू की टिक्की को बनाने में लगने वाला खर्च उस आलू टिक्की के जादू से मिलने लग गया। बनाने का खर्च मिल जाने की वजह से चंदू ने अपने धंधे का विस्तार कर लिया। पहले गांव, फिर शहर और उसके बाद तो चंदू की जादुई आलू टिक्की के नाम से चंदू का धंधा अब देश भर में मशहूर हो गया। गरीब का जादुई कबाब। पालमपुर गांव में बिट्टू और मुन्ना नाम के दो भाई रहते थे। दोनों ही बेहद होशियार थे। बचपन से ही दोनों भाई मछलियां पकड़कर बाजार में बेचने का काम करते आए थे। यही उनकी आजीविका का सहारा था। सुन भाई बिट्टू, चलो आज नदी में मछलियां पकड़ने चलते हैं। ठीक है भैया, तुम चलो, मैं बढ़िया सा कांटा तैयार करके लाता हूँ। ठीक है बिट्टू, जल्दी करना। मुन्ना और बिट्टू दोनों भाई नदी के किनारे जाकर मछलियों का कांटे में फंसने का इंतजार करते रहते हैं। मुन्ना देख भाई, लग रहा है मेरे कांटे में कोई मछली फंसी है। अरे खींचो, जोर से ऊपर की तरफ खींचो। लग रहा है कोई भारी मछली फंसी है, आसानी से खींचा नहीं रहा है। अरे जोर से खींचो, ऊपर आ जाएगी मछली। बिट्टू ने मुन्ना के कहे अनुसार जोर से मछली पकड़ने वाली डंडी को ऊपर की तरफ खींचा। उसमें से कबाब बनाने वाली जाली फंसकर बाहर आ गई। ये क्या खींच लिया बिट्टू नदी में से तुमने? मुझे तो कबाब बनाने वाली जाली लग रही है। ये पकड़ो इसे हाथ में। मुन्ना के हाथ लगाते ही उस जाली को झटक देता है। जाली अभी भी मछली के कांटे में ही फंसी रहती है। क्या हुआ भाई, झटक क्यों रहे हो? ये जाली अंगार से भी तेज गर्म है। ये कैसे संभव है भाई? अभी तो इसे पानी से बाहर निकाला है। ये कोई आम जाली नहीं है, जरूर इसमें कोई जादू है। तभी ये बाहर की हवा के संपर्क में आते ही अंगार के जैसे जलने लगी। अब इस जाली में क्या जादू है, ये तो इसके ऊपर सेंके गए कबाब खाने के बाद ही पता चलेगा। एक बढ़िया बात है कि ये हमेशा गर्म रहेगा। हमें कबाब बनाने के लिए आग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बोल रहे हो भाई, चलो अब कबाब बनाने की तैयारी करते हैं। बिट्टू और मुन्ना कबाब बनाने का सामान इकट्ठा करके उस गर्म जाली पर सेंकने लग जाते हैं। कबाब भी उस जाली पर काफी अच्छे से सेंक गया था। ये लो भाई, गर्मा गर्म कबाब तैयार है। देख तो काफी लजीज लग रहा है भाई। काश खाने से भी उतना ही लजीज लगे। ठीक है भाई, इसको खाकर देखते हैं।
मैंने तो खाकर देख भी लिया, काफी स्वादिष्ट लग रही है भाई। ये लो, तुम भी खाओ। मुन्ना और बिट्टू ने उस कबाब को खाने के बाद थोड़ा बचा लिया ताकि शाम के वक्त दोबारा खा सके। शाम का पहर हो चुका था। मुन्ना और बिट्टू ने बचा हुआ कबाब खाने का दोबारा योजना बनाई। चलो भाई, कबाब बचे हैं, उन्हें भी खत्म करने हैं। चलो खाते हैं। थोड़ी देर बाद बिट्टू अचानक से बोलता है, गजब हो गया भाई, गजब हो गया। क्या हुआ भाई, क्या गजब हो गया? ये कबाब छूकर देखो पहले। ये तो सच में कमाल हो गया। अभी भी एकदम वैसे ही गर्म है जैसे बनकर उतरा हो जाली से। हाँ भाई, लग रहा है इस जादुई जाली पर बनने वाला कबाब भी जादुई हो जाता है, जो हवा के संपर्क में कभी भी ठंडा नहीं होता। हाँ भाई, अब हमें ठंडा कबाब कभी नहीं खाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद पालमपुर में एक अधिवेशन हुआ जहां पर जादुई धरोहर की खोज की जा रही थी। इनाम में विदेश यात्रा और सरकारी नौकरी रखी गई थी। क्या हम गांव के अधिवेशन में हमारे जादुई कबाब का जादू दिखाएं? अच्छा सुझाव है, हम जरूर जाएंगे। अधिवेशन शुरू हो चुका था। ये जादुई कबाब को आप अपने साथ लेकर जाइए। जब तक ये हवा में रहेगी कभी भी ठंडा और बासी नहीं होगी। आप किसी भी सफर या यात्रा में गर्म और ताज़ा खाना खा सकते हैं इस कबाब के रूप में। यह संभव नहीं है, कोई भी गर्म खाने की चीज़ हवा में ठंडी हो जाती है। ये कबाब 6 घंटे पहले ही बनाकर तैयार किया था मैंने। इसे छूकर देखिए। मैं कैसे मान लूँ कि ये 6 घंटे पहले ही बना है? तुम अभी तुरंत इसे बनाकर मुझे दिए हो। मुझे ये लग रहा है। इस कबाब को अपने साथ घर लेकर जाइए और रात के वक्त खाइए। आपका शक दूर हो जाएगा। इस अधिवेशन के विजेता तुम हो जाओगे, अगर तुम्हारा कहना ठीक होता है तो। निसंकोच, आप लेकर जाइए। ठीक है फिर। इस अधिवेशन के परिणाम कल घोषित होंगे। अगले दिन अधिवेशन में सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। विदेश यात्रा के लिए हवाई जहाज का टिकट और सरकारी नौकरी की जरूरी कागजात तैयार हो चुके थे। केवल विजेता नाम लिखने की देरी थी। मैंने कल 12 घंटे बाद मुन्ना के जादुई कबाब को खाकर देखा। वास्तव में इस कबाब में जादू है। 12 घंटे के बाद भी इस कबाब को खाते वक्त मेरी उंगलियां जल गई थी। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि इस जादुई धरोहर की खोज में हुए अधिवेशन के विजेता मुन्ना होगा। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट थी और इसी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मुन्ना को उसके जादुई कबाब की जादुई धरोहर के लिए सरकारी नौकरी और विदेश यात्रा से नवाजा गया। बिट्टू ने उस जादुई जाली के राज को अभी तक राज ही रखा था, क्योंकि जादुई कबाब के राज का असली चाबी वो जादुई जाली ही थी। मुन्ना विदेश में भी बिट्टू की जादुई जाली से बने जादुई कबाब का जादू बिखेर आया था। उसके देश से बनकर आए गर्मा गर्म कबाब को विदेशी दवाखानों ने मुंह मांगी कीमत पर मंगवाने का प्रस्ताव दे दिया था। बिट्टू, हमें विदेश में हमारे कबाब को भेजना पड़ेगा। उससे बेहतर है विदेशी दावत खानों ने हमें मुंह मांगी कीमत दी है इसके लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से मैं कबाब तैयार करता हूँ। हमें हमारी विदेशी ग्राहकों को हमेशा खुश रखना होगा, तभी उनके देश में हमारा प्रचार होगा। सही कहा बिट्टू। चलो, मैं भी सरकारी नौकरी पा गया और तुम भी एक अच्छा सा व्यवसाय पा गए हो। इस जादुई जाली और उससे बने जादुई कबाब ने हम दोनों की जिंदगी संवार दी। ठीक बोल रहे हो भाई। इस तरह मुन्ना और बिट्टू की गरीबी उस जादुई कबाब के जादू से दूर हो गई।